मैं अमितेश कुमार अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेज में सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक नए सीरीज की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम होगा रफ्तार सीरीज। क्या नाम होगा? रफ्तार सीरीज। रफ्तार सीरीज में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस पेपर को हल करेंगे, जिससे ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और अगले पेपर में आने की सटीक संभावना भी है। तो आइए, और कल देखिए, क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, तभी प्रश्न करने का आनंद आएगा या मजा मिलेगा। तो आइए, आज का पहला प्रश्न है हमारा। आज का पहला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है ना? पहला प्रश्न, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? तो देखिए, जब जैसे कि प्ले लिस्ट में जब जाएंगे तो भारत का भूगोल जब हम पढ़ाएंगे, उसमें हम पढ़ाएं भारत की नदियां, भारत की नदियों तंत्र पढ़ाएं, तो इसको बताया गया है। तो ये जो राणा प्रताप सागर बांध है, ऑप्शन दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी दिया है सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी दिया है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी दिया है राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे है? तो राजस्थान में। तो देखिए, जो राणा प्रताप सागर बांध है ये चंबल नदी पे स्थित है। किस पे है? चंबल नदी पे स्थित है। चंबल नदी पे 3 बांध स्थित है। चंबल नदी पर 3 बांध स्थित है। एक तो है गांधी सागर बांध है, मंदसौर मध्य प्रदेश में है ये, है ना। एक गांधी सागर बांध है जो कहाँ पे? मंदसौर मध्य प्रदेश में। एक राणा प्रताप सागर बांध है, कहाँ पे? रावत भाटा है राजस्थान में। एक जवाहर सागर बांध है, कहाँ पे? बूंदी राजस्थान में। तो इसको हम नोट कर लेंगे। एक है आपका गांधी सागर, कौन सा है? गांधी सागर बांध, ये कहाँ पे है? तो ये आपका एमपी में है। एमपी में कहाँ पे है? तो मंदसौर में, है ना। गांधी सागर बांध चंबल नदी पे है। एक है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध, है ना, सागर बांध। ये कहाँ पे है? ये है आपका राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान पे कहाँ पे? भाटा में, रावत भाटा में, है ना। यहीं पे एक जगह है रावत भाटा। ये पूछ देगा, ये प्रश्न पूछ देगा। ये मंदसौर में, कहाँ पे? मंदसौर में, है ना। ये जो गांधी सागर बांध है मंदसौर मध्य प्रदेश में, और जो राणा प्रताप सागर बांध है ये राजस्थान रावत भाटा में। एक है जवाहर सागर बांध, ये कौन सा है? एक है जवाहर सागर बांध। ये क्या है? ये देखिए, ये बूंदी राजस्थान। क्लियर हुआ? यानी कि चंबल नदी पर 3 बांध है। चंबल नदी पे 3 बांध है। गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध है राजस्थान में, और जवाहर सागर बांध है बूंदी राजस्थान में। ये जो चंबल नदी है, ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी है? यमुना की सबसे बड़ी क्या है? सहायक नदी है। सहायक नदी है। और देखिएगा, ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी की एक बहुत चंबल नदी की एक सहायक नदी क्षिप्रा नदी। चंबल नदी की एक सहायक नदी है। एक चंबल की सहायक नदी कौन सी है? चंबल की सहायक नदी, इसको नोट कीजिएगा। चंबल की सहायक नदी कौन सी है? क्षिप्रा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नदी है। ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है। क्षिप्रा नदी
ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है। और क्षिप्रा नदी के किनारे एक कौन सा शहर बता है? उज्जैन शहर। कौन सा शहर? उज्जैन शहर। उज्जैन शहर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? राणा प्रताप सागर बांध कहां पे स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की किस नदी पे स्थित है? तो चंबल नदी पर। और चंबल नदी पर 3 नदियां स्थित है, 3 बांध और स्थित है, जो कि गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध है राजस्थान में, और जोहार सागर बांध है बूंदी राजस्थान में। चंबल की सबसे बड़ी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल है। अगर यहाँ पे प्रश्न ये पूछ दे कि यमुना किसकी सहायक नदी है, तो यमुना किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल। जैसे कि मान लीजिए ये गंगा आ रही है ना, ये कौन सी है? गंगा नदी है। फिर यहाँ पे ये यमुना जा कहाँ मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। यमुना, ये यमुना नदी हो गई है ना। यमुना नदी कहाँ पे मिलती है? गंगा में, प्रयागराज में। और यहीं से के नदी निकलती है, कौन सी है? चंबल। कौन सी नदी है? चंबल। और चंबल की एक सहायक नदी कौन सी है? क्षिप्रा। क्षिप्रा है ना। चंबल की सहायक नदी कौन सी है? क्षिप्रा। तो देखिए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना हो गई, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल हो गई, और चंबल की एक सहायक नदी है क्षिप्रा, जहां पे हर 12 वर्षों के बाद महाकुंभ लगता है। महाकुंभ का मेला लगता है। महाकालेश्वर एक मंदिर है, महाकालेश्वर एक मंदिर है, जैसे माना जाता है ना कि जो ज्योतिर्लिंग है, तो प्रथम ज्योतिर्लिंग वहीं पे है, महाकालेश्वर मंदिर में। प्रथम ज्योतिर्लिंग वहीं पे महाकालेश्वर मंदिर में, जो कि कहाँ पे है? उज्जैन। क्षिप्रा, जो क्षिप्रा नदी है, इसके सारे उज्जैन शहर है, वहीं पे क्या है? महाकालेश्वर मंदिर, जहाँ पे महाकुंभ मेला। तो उज्जैन, ये आधा जा रहेगा, तो उज्जैन शहर है, वहीं पे क्या है? वो उज्जैन शहर में महाकालेश्वर मंदिर है, जहाँ 12 वर्ष का महाकुंभ मेला लगता है। यहीं पे प्रथम ज्योतिर्लिंग स्थित है ना। तो प्रश्न समझ में आ गया, यानी कि पहला प्रश्न हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। अब अगले प्रश्न चलते हैं। ये पूरा नोट कर लीजिएगा, ये पूरा नोट कर लीजिएगा, इसमें कहीं से ना कहीं प्रश्न फंस जाएंगे, इसमें कहीं ना कहीं से प्रश्न आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। अब पक्का है कि मिलेंगे। ये जो सीरीज चल रही है कंटिन्यू चलेगी जब तक ग्रुप डी का पेपर समाप्त न हो जाए, और इससे बहुत आप लोगों को फायदा होने वाला है। तो अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने कि वनों में स्थित अभ्यारण्य को 53वें भाग आरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया। देखिए प्रश्न कैसे पूछा है, प्रश्न क्या कर रहा है अभी सुनो। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने, देखिए डाट दे किन की वनों में स्थित अभ्यारण्य को 53वें भाग आरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया गया है, यानी कौन सा राज्य है। इसमें देखिए दो ऐसे, घासी नेशनल पार्क, घासी कौन सा है? एक घासी नेशनल पार्क है, एक तमोर पिंगला अभ्यारण्य है। एक है घासी नेशनल पार्क, और एक है प्लस तमोर पिंगला, इसको क्लियर कीजिएगा, पिंगला अभ्यारण्य। इन दोनों को संयुक्त रूप से 53वां, कौन सा? 53वां अभ्यारण्य को 53वें भाग में आरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। किसका? आरक्षित क्षेत्र का। घासी नेशनल पार्क और तिमोर पिंगला अभ्यारण्य, ये 53वां आरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिएगा जो 52वां है,
52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विषधारी। कौन सा है? रामगढ़ विषधारी। ये है आपका रामगढ़ विषधारी ना, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, सॉरी टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये 52वां है। वर्तमान में कुल 57 टाइगर रिजर्व हैं। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? 57 है। कुल कितने टाइगर रिजर्व है? 57 है। और देखिए ये जो 57 है तो 97वां तो पूछेगा, 97वां पूछेगा। राता पानी टाइगर रिजर्व कौन सा है? 57वां जो है आपका राता पानी टाइगर रिजर्व है ना, रिजर्व। ये कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का है। इसको क्लियर कीजिएगा। देखिए प्रश्न पकड़िए, ये तो करंट में पूछ दिया था, लेकिन ये जो 52वां जो है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, जो कि छत्तीसगढ़ में। फिर 97वां जो वर्तमान कुल कितने टाइगर रिजर्व है? तो 57 है, जो कि 97वां है रातापानी टाइगर रिजर्व है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ये घासी नेशनल पार्क और प्लस तिमोर पिंगला अभ्यारण्य दोनों को संयुक्त रूप से जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इनको संयुक्त रूप से 53वें भाग में आरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया है। क्लियर हुआ? अब प्रथम टाइगर रिजर्व जानते हैं आपको, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। प्रथम कौन सा है? प्रथम कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और कहाँ पे? उत्तराखंड में। कहाँ पे? ये उत्तराखंड में है ना। ये प्रथम है। ये कौन सा है? प्रथम है। इसकी स्थापना हुई 1973 में। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को मनाया। क्लियर हुआ? प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में है। कब स्थापना हुई थी? 1973 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए ये तो करंट का है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र मामला निम्न में से किस वर्ष मतलब सामने आया? किस वर्ष हुआ था या सामने आया? तो जो काकोरी षड्यंत्र मामला है, सभी लोग जानते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1925 में। कब आया था? 1925 में। और इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया। इसका नया नाम क्या कर दिया गया? नया नाम काकोरी ट्रेन एक्शन। भाई एक्शन तो हुआ था उसमें ना, उसमें तो एक्शन हुआ, तो काकोरी ट्रेन एक्शन नाम रख दिया गया। ये 9 अगस्त 1925 की घटना है। ये कब की घटना है? 9 अगस्त 1925 की ये घटना है, जिसमें 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया था। कौन सा? 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया था। पूछ देगा 8 डाउन, इसमें 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया था। कौन सी ट्रेन को लूटा गया था? 8 डाउन ट्रेन को। कौन सी ट्रेन है? 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया था। ये कब की घटना है? 9 अगस्त 1925 की। ये सहारनपुर
पूर्व लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली ट्रेन एक डाउन ट्रेन थी, है ना। इसमें जानते हैं कुल 29 क्रांतिकारियों ने भाग लिया था। 29 क्रांतिकारियों 29 क्रांतिकारियों ने भाग लिया था। कितने क्रांतिकारी थे इसमें? कुल 29 क्रांतिकारियों ने भाग लिया था। जो इसमें जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे जैसे थे एक राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसको नोट कीजिएगा, बिल्कुल नोट कीजिएगा, बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? तो गोरखपुर में। कहाँ? ये प्रश्न पूछता है, गोरखपुर। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? तो गोरखपुर। एक थे अशफाक उल्ला खां। ये कौन थे? अशफाक उल्ला खां। ये बहुत दिग्गज क्रांतिकारी थे, ये लोग बहुत दिग्गज क्रांतिकारी थे, है ना। एक कौन थे? अशफाक उल्ला खां। इनको फैजाबाद में फांसी दी गई थी। कहाँ पे? फैजाबाद में। फैजाबाद। अशफाक उल्ला खां को कहाँ फांसी दी गई थी? तो फैजाबाद में दी गई थी। एक थे आपका रोशन सिंह। कौन थे? रोशन सिंह। रोशन सिंह, है ना। एक रोशन सिंह थे, इनको फांसी दी गई थी इलाहाबाद। कहाँ पे? जो कि इसमें प्रयागराज है। इलाहाबाद। इलाहाबाद के कहाँ पर? नैनी में दी गई थी इनको, है ना, इलाहाबाद। एक थे राजेंद्र लाहिड़ी। कौन थे? एक राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी, इनको फांसी दी गई थी गोंडा में। और फांसी दी गई थी कहाँ पे दी गई थी? गोंडा में। ये देखिए, ये जो चारों नाम हैं इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, यहाँ तक कि जो बड़े लेवल के पेपर हैं उसमें ये प्रश्नों को मिलान करने के लिए दे दिया जाता है कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में। अशफाक उल्ला खां को फांसी कहाँ दी गई थी? तो फैजाबाद में। रोशन सिंह को फांसी कहाँ दी गई थी? तो इलाहाबाद के नैनी में। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कहाँ दी गई थी? तो गोंडा में। कहाँ दी गई थी? तो गोंडा में। अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र मामला कहाँ किस वर्ष हुआ था? तो 1925 में। 9 अगस्त 1925 में। ये पूरा डेट इसका नया नाम क्या है? तो काकोरी एक्शन इसका नया नाम है। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न को पढ़िए। ग्रेट बेयर कहा जाने वाले तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है? तारों से। तारा। ग्रेट बेयर कहा, है ना, ये कहा नहीं, कहा जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है ना। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया है 7, बी दिया 3, सी दिया 9, डी दिया है 5। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कुल 7 चमकीले तारों से बना है ना। देखिए, जो प्राचीन काल में थे, प्राचीन काल में तारामंडलों को नक्षत्र कहा जाता था। प्राचीन काल में तारामंडलों को क्या कहा जाता था? नक्षत्र कहा जाता था। और तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तारामंडलों की कुल संख्या, तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 89 है। कितनी है? तो 89 है। और 89 में अगर जो सबसे नजदीकी मंदाकिनी देखा जाए तो क्या हो जाएगा? देव, यानी सबसे नजदीकी मंदाकिनी, सबसे नजदीकी मंदाकिनी, सबसे नजदीकी मंदाकिनी कौन है? देव, यानी।
कौन सी है? देवयानी। ये सबसे नजदीकी मंदाकिनी है। प्रश्न ये कई बार पूछा गया कि सबसे नजदीकी मंदाकिनी कौन है? तो देवयानी है। और कुछ ये पूछा जाए, नहीं, आकाश गंगा का सबसे नजदीक ये किसकी है? आकाश गंगा का। आकाश गंगा का, आकाश गंगा का सबसे नजदीकी मंदाकिनी कौन सी हो जाएगी? तो देवयानी हो जाएगी, है ना। कुछ ये पूछ दिया जाए कि सौर मंडल का सर्वाधिक नजदीक तारा, ये प्रश्न आप लोग पढ़े भी हैं, ये मतलब सौर मंडल का कौन सा? सौर मंडल, सौर मंडल का सबसे नजदीक तारा तो कौन सा जगह? प्राक्सिमा सेंचुरी। कौन सी हो जाएगा? सेंचुरी। कौन सी हो जाएगी? प्राक्सिमा सेंचुरी हो जाएगी। सौर मंडल का सबसे नजदीक तारा कौन सा हो जाएगा? प्राक्सिमा सेंचुरी हो जाएगी। कुछ यहीं पे प्रश्न पूछ दे कि सबसे नवीनतम तारा या सबसे नवीनतम मंदाकिनी, यहां पर पूछ दे सबसे नवीनतम मंदाकिनी, है ना। सबसे नवीनतम मंदाकिनी कौन सी हो जाएगी? तो ड्वार्फ हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा? ड्वार्फ। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 89 है। आकाशगंगा की सबसे नजदीक मंदाकिनी कौन सी है? तो देवयानी है। सबसे नवीनतम मंदाकिनी कौन सी है? तो ड्वार्फ है। और सौरमंडल का सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। क्लियर हो गया? अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि 7। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये तो जिस दिन पढ़ाएंगे क्रिकेट, एक खेल खिलाड़ी का एक अलग से करंट का लेकर आएंगे। ये तो करंट है। अगले पर चलते हैं। अगला है, देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिया है माउंट कोइस्को। इसको लिखिए, यहाँ पे ए लिखिए, है ना। इसको लिखिए माउंट, है ना, माउंट कोइस्को। ऑप्शन नंबर बी दिया है माउंट एल्ब्रूस। ऑप्शन नंबर सी दिया है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर डी दिया है माउंट किलिमंजारो, है ना। तो ये बताइए, माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो कहाँ का है? माउंट किलिमंजारो कहाँ का है? माउंट किलिमंजारो कहाँ का है? तो है भैया अफ्रीका का। कहाँ का? अफ्रीका महाद्वीप का। हाँ, माउंट किलिमंजारो कहाँ का है? तो अफ्रीका महाद्वीप का। अब माउंट एवरेस्ट को जानते हैं कहाँ का है? तो एशिया का है। कहाँ का है? ये एशिया का है ना। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का, अब माउंट एवरेस्ट एशिया का, अब माउंट एल्ब्रूस है आपका यूरोप का। ये कहाँ का? यूरोप का, है ना। और माउंट कोइस्को कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। ये जो माउंट कोइस्को है ये कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया, है ना। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। और ये बताइए बिनसिफ माफिक, ये कहाँ का है? ये आपका अंटार्कटिका का। कहाँ का है? अंटार्कटिका, है ना। ये कहाँ का है? अंटार्कटिका का। एकांगुआ कहाँ का है? तो दक्षिण अमेरिका का है। एकांगुआ कहाँ का है? तो दक्षिण अमेरिका का। तो कह रहा है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट किलिमंजारो। कौन सी है? माउंट
किलिमंजारो, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ इसको देखिएगा, मेले से आया। अब मेले से प्रश्न ग्रुप डी में बार बार पूछे जाते हैं। मेले से पूछ देगा, मुद्रा से पूछ देगा, है ना, त्योहार से पूछ देगा। ये सब इसके मतलब बहुत, जिसे कहा जाता है मतलब फेवरेट, किसी का कुछ फेवरेट होता है ना खाने पीने के लिए, ग्रुप डी का सबसे फेवरेट ये सब प्रश्न है। त्योहार हुआ, मेला हुआ। तो अब 8वां प्रश्न दिया, निम्न में से कौन सा पशु मेला हिमाचल का है, हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है? ये दिया है असोनी मेला, वहां पे दिया है ए। बी दिया है नलवाड़ी मेला, सी दिया है मारी महेश मेला, और डी दिया है डोंगरी महोत्सव। डोंगरी महोत्सव, है ना। तो जो असोनी मेला है भाई, यहाँ पे लिख दे रहा है ए को, असोनी मेला कौन सा है, असवनी का, अश्वनी, सॉरी इसको ये भी देख लीजिए, लिखने की क्या जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अश्वनी मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ लगता है? हिमाचल प्रदेश में। ये जो नलवाड़ी मेला है ये भी लगता है हिमाचल प्रदेश में। ये भी कहाँ का मेला है? हिमाचल प्रदेश का मेला है नलवाड़ी मेला। और ये बैलों के व्यापार के लिए जाना जाता है। किसके? ये जो है बैलों के व्यापार के लिए, बैलों के व्यापार, व्यापार के लिए, ये बैलों के व्यापार के लिए ये जाना जाता है। फिर है आपका मणि महेश मेला, ये भी हिमाचल प्रदेश में लगता है जुलाई अगस्त के माह में। पूछ देगा कि किस माह में लगता है, तो जुलाई अगस्त के माह में लगता है। फिर डोंगरी मेला है कुल्लू घाटी में, कुल्लू घाटी में लगता है, ये भी हिमाचल प्रदेश में लगता है डोंगरी मेला। जानते हैं जो डोंगरी मेला लगता है, ये भीम की पत्नी थी डिडिम्बा, भीम की पत्नी थी डिडिम्बा, उन्हीं के जन्मदिन पे ये डोंगरी मेला लगता है। इसकी जो मैं बात कर रहा हूँ, किसकी पत्नी थी? भीम की पत्नी, भीम की पत्नी कौन थी? डिडिम्बा थी, डिडिम्बा, डिडिम्बा इन्हीं के जन्मदिन पे लगता है ना, डिडिम्बा के जन्मदिन पे, जन्मदिन पे ये डोंगरी मेला मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के कहाँ मनाया जाता है? कुल्लू घाटी में, कुल्लू घाटी, है ना। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में ये मनाया जाता है। भीम की वो पत्नी थी, कौन सी? भीम की पत्नी कौन थी? डिडिम्बा थी, है ना। अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अश्वनी मेला, अश्वनी मेला कौन सा मेला है? पशु मेला है, जो कि कहाँ पर लगता है? हिमाचल प्रदेश में लगता है। नलवाड़ी मेला कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश के। कौन सा, ये कौन सा मेला है? बैलों के व्यापार के लिए मेला है। और डोंगरी मेला महोत्सव भीम की पत्नी डिडिम्बा के जन्मदिन पे मनाया जाता है। और मणि महेश मेला भी कहाँ पर लगता है? ये जुलाई अगस्त के माह में हिमाचल प्रदेश में लगता है, जुलाई अगस्त के माह में हिमाचल प्रदेश, है ना। तो ये क्लियर हुआ, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया गया था? कौन सा? राज्य स्तरीय पक्षी एटलस, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला कौन तैयार किया गया था? तो केरल तैयार किया था। भारत का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया था, कौन किया था? केरल, केरल, केरल राज्य ने ये तैयार किया था, या केरल सरकार का ये, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब अगले प्रश्न चलते हैं। तो यह अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य में प्रायद्वीपीय के पठार के सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी स्थित है? कहा गई? या गई अब अन्नाईमुड़ी। तो हम बताए होंगे
ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है। क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है। तो अनाईमुडी का हम लोकेशन बताए थे, अनाईमुडी का लोकेशन बताए थे। अनाईमुडी कहाँ स्थित है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे, देखिए कर है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। कौन राज्य है? केरल। कौन राज्य है? केरल। यहीं पर कौन स्थित है? अनाईमुडी। अनाईमुडी है ना? कौन स्थित है? अनाईमुडी। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 2696 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2696 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो अनाईमुडी है। और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदा बेटा। यहां आप देखिए, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। कौन सा है? दोदा बेटा, दोदा बेटा, दोदा बेटा है ना, जिसकी ऊंचाई है 2643 मीटर। इसकी ऊंचाई सॉरी 2634 किलोमीटर है, 2634 मीटर। अब देखिए प्रश्न कैसे बना रहा है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, ऊंचाई 2696 मीटर। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, ऊंचाई 2634 मीटर। अब मुझे यही पूछ दे कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी किसकी? नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत श्रेणी, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, तो फिर कौन सा हो जाएगा? दोदा बेटा हो जाएगा, क्योंकि ये जो दोदा बेटा है ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी पे स्थित है। ये जो दोदा बेटा है ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी पे स्थित है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी हो जाएगी। तमिलनाडु की प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा हो जाएगा। यही भी प्रश्न पूछ देगा कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदा बेटा, जो कि कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु कहाँ होते हैं? तो नीलगिरी पे होती है। कहाँ पे होती है? तो नीलगिरी पे होती है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केरल, है ना। ये तो सब ये क्या है? सब ये सभी तटीय राज्य है ना। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये तो करेंट है, इसको बताया जाएगा। हाँ, कह रहा है AEPS का अर्थ है ना। AEPS का अर्थ है तो आधार सक्षम भुगतान। क्या है? आधार सक्षम भुगतान सेवा इसका फुल फॉर्म है ना। आधार एनेबल सिस्टम पेमेंट सिस्टम, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है ना। अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये तो करंट का है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कॉर्नर किक शब्द किस खेल से संबंधित है? देखिए ये खेल खिलाड़ी से बड़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। खेल खिलाड़ी से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कह रहा है कि कॉर्नर किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फुटबॉल से बहुत से ऐसे मतलब शब्द हैं जो, जैसे हाफ किक हो गया, पेनाल्टी सभी लोग जानते हैं, पेनाल्टी किक हो गया, फ्री किक हो गया, जो सेंटर्स फ्री किक मारा जाता है ना। पेनाल्टी कहाँ से मारा जाता है? कॉर्नर से मारा जाता है। रेफरी होगा, ट्राई ब्रेकर हो गया, स्वीपर हो गया, थ्रो वन हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? फुटबॉल के ये शब्द हैं। फुटबॉल में ये खेले जाने वाले सभी नहीं है। और कुछ यहाँ पर पूछ दे कि प्रथम फुटबॉल विश्व कप कब हुआ था? प्रथम फुटबॉल विश्व कप
विश्व कप, है ना, प्रथम फुटबॉल विश्व कप, है ना। प्रथम फुटबॉल, इसको थोड़ा सा ये कीजिएगा मन से, प्रथम फुटबॉल कब हुआ था, है ना, प्रथम फुटबॉल कब हुआ था। तो भैया ये हुआ था आपका 1930 में। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? उरुग्वे में। उरुग्वे कहाँ हुआ था? उरुग्वे, जिसकी राजधानी है मोंटेवीडियो। मोंटेवीडियो, ये लिख लीजिए, मोंटेवीडियो या मोंटेवीडियो, है ना। ये राजधानी पूछे जाते हैं। उरुग्वे की राजधानी क्या है? मोंटेवीडियो। और फुटबॉल का सबसे बड़ा कप है यूरो कप। ये लिख लीजिएगा, फुटबॉल का ये सबसे बड़ा कप, सबसे बड़ा कप कौन सा है? यूरो कप। कौन सा है? यूरो कप। फुटबॉल का सबसे बड़ा कप कौन सा है? यूरो कप। प्रथम बार फुटबॉल कब हुआ था? 1930 में। कहाँ हुआ था? उरुग्वे में। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो। सबसे बड़ा कप कौन सा है? यूरो कप है। अर्थात ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। कि जो कॉर्नर किक है कहाँ किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। फ्री किक फुटबॉल से। स्वीपर फुटबॉल से। पेनाल्टी फुटबॉल से। ये सभी क्या है? फुटबॉल से संबंधित। थ्रो वन फुटबॉल से, है ना। हाफ किक फुटबॉल से। ट्राई ब्रेकर फुटबॉल से। ये सभी क्या है? फुटबॉल से संबंधित है। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये तो करंट आ गया। हाँ, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बहुत आसान, बहुत बढ़िया प्रश्न है, हाँ? प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को पहली बार यह मनाया गया था, इसलिए तब से प्रथम हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये अनुच्छेद नंबर किसमें है? थोड़ा सा अनुच्छेद को, आर्टिकल को जान लिया जाए तो 343 फर्स्ट में। कौन सा है? 343 फर्स्ट, है ना। अनुच्छेद नंबर 343 फर्स्ट में। ये देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। जो हिंदी है, तो अनुच्छेद नंबर 343 फर्स्ट। अगर जो देखा जाए, राजभाषा की बात की जाए, भाग कितना? भाग 17 क्या है? राजभाषा। राजभाषा 343 से 351 तक ये क्या है? आर्टिकल है ना। 343 से 351 के बीच में क्या है? ये राजभाषा है। भाग 17 अनुसूची 8 में भाषाओं का जिक्र किया गया। अनुसूची 8 में भाषाओं का जिक्र किया गया है। अब इसमें हम देखते हैं, मूल रूप से प्रश्न पूछ दे, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषा थी। कितनी? 14 भाषाएं थी। कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। मूल रूप से मैं बात कर रहा हूँ, जब संविधान लागू हुआ था उस समय मूल रूप से कितने 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी।
अब क्या होता है, आगे संशोधन होता है, जिसे हमारे संविधान में संशोधन होने की प्रक्रिया तो है। तो आगे क्या होता है, संशोधन होता है। एक संशोधन होता है 21वां, कौन सा, 21वां का संविधान संशोधन, है ना। 21वां संविधान संशोधन आपका 1967 में होता है। कब होता है, 1967 में। और इसमें सिंधी को इंक्लूड कर लिया जाता है, इसको सिंधी को, है ना, इसको सही कर लीजिएगा। कौन भाषा है, सिंधी भाषा। सिंधी तो सब कोई पढ़ ले भैया, के जानता सिंधी। तो सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967 में। फिर एक संशोधन होता है 92वां, 92, 92, यानी कि 92वां संविधान संशोधन, सॉरी 71वां संविधान संशोधन। 21वां से 71वां होता है तो 92 पे आएंगे, जो 92 2003 में होता है ना। तो 71वां संविधान संशोधन होता है आपका 1992 में। कब होता है, ये जो 71वां है, 71वां होता है भैया संविधान संशोधन 1900, भैया इसको लिख लीजिएगा, ये रामबाण है, जहाँ लगेगा वहाँ धंस जाएगा। 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। इसमें नमक यानी कि नेपाली, है ना, मैथिली और कोंकणी, कोंकणी यही तो लिखा है ना, मैथिली, नेपाली और कोंकणी, इन तीनों भाषाओं को जोड़ा जाता है। इसको अगर याद कर लिया जाएगा तो नमक, यानी कि इसमें और नमक मिला दिया जाता है। यानी कि 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है और 8वीं अनुसूची में नमक को मिला दिया जाता है। तो जब नमक मिलाएंगे तो भाई थोड़ा सा नमक तो बढ़ ही जाएगा। नेपाली, मैथिली और सॉरी मैथिली नहीं, मणिपुरी, ये देखिए बहुत बड़ा, ये है मणिपुरी, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था, मणिपुरी, है ना। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, यानी कि ये नमक मिला दिया जाता है 8वीं अनुसूची में और ये भाषाएं क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो कितनी हो गई, 14, एक ये मिली 15 और 3 भाषा ये मिल गई 18, 3 भाषाएं ये मिल गई 18। अभी तो 18 तक खेला चल रहा था, तब तक आपका एक संशोधन आ जाता है 2003 में 92वां। कौन सा संशोधन आ जाता है, 92वां संविधान संशोधन कब आता है, ये आता है भैया 2003 में। इसमें बोडो मास को जोड़ा जाता है, इसमें बोडो मास का जोड़ा जाता है, मैथिली ना, संथाली, डोंगरी, कौन सा, मैथिली, मैथिली, संथाली, संथाली, मैथिली, संथाली, डोंगरी, है ना, मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो, वह बोडो, है ना। यानी कि 4 भाषाओं को और इंक्लूड कर दिया जाता है। 21वां कब होता है, 1967 में सिंधी को जोड़ दिया जाता है। यानी सिंधी आकर क्या होती है, 21वां संविधान संशोधन होता है और सिंधी गाय आकर में आकर सिंध मार देती है और इसमें भी वो मारकर चली जाती है 8वीं अनुसूची में। फिर 71वां होता है 1992 में, तो सिंधी गाय मारती है तो वहां पर क्या किया जाता है, नमक रगड़ दिया जाता है। जब सिंधी गाय मारेगी, चोट लगा, ब्लड आया, तो उसमें क्या कर दिया गया, नमक रगड़ दिया गया। तो जब नमक रगड़ दिया गया तो ये भी जाकर उसमें बढ़ गई, तो 14, 15, 3, 18 हो गई।
आज जब तक ये कार्यक्रम चल रहा था तब तक आ गया 92वां आपका संविधान संशोधन लेकर आ गया 2003 में। जब ये 92वां संविधान संशोधन 2003 में आता है तो ये बोडो मास को लेकर चला आता है। ये कहता है कि हम काहे कम रहेंगे, हम भी इसी में प्रवेश करेंगे। तो ये भी प्रवेश करता है। अब कुल कितनी भाषाएं हो जाती हैं? 22 भाषाएं। 22 भाषाएं कौन है अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में। भाग कहूंगा तो 17 भाग कहूंगा, 17 अनुच्छेद 343 से 351। और मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो 14। 21वां कब होता है? 1967 में। किसको जोड़ा जाता है? तो सिंधी को जोड़ा जाता है। 71वां संविधान संशोधन कब होता है? तो 1992 में। किसको जोड़ा जाता है? तो नमक को जोड़ा जाता है, नेपाली, मणिपुरी या कोंकणी को। फिर 92वां संविधान संशोधन होता है जो 2003 में, जिसमें मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को जोड़ा जाता है। ऐसे याद कर सकते हैं, बोडो मास, है ना, यानी कि इनको जोड़ा जाता है। यानी कि 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी। ये क्लियर हो गया। एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, प्रथम बार हिंदी दिवस। देखिए ये प्रश्न पूछा गया था, प्रथम बार हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो 10 जनवरी 2006 में। कब मनाया गया था? 10 जनवरी, सॉरी इसको क्लियर कीजिएगा, 10 जनवरी 2006 में, है ना। 10 जनवरी 2006 में पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा हिंदी दिवस मनाया गया था, है ना। कब मनाया गया था? 10 जनवरी 2006 में पहली बार, प्रथम बार। कौन से? डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर, इसको क्लियर कीजिएगा, इसको थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, खिचड़ी हो गया है ना। ये ऐसे लिखिएगा, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, है ना, पूर्व प्रधानमंत्री। तो पूर्व, इसको प्रधानमंत्री से लिखने से बेटर है आपको पीएम लिख लीजिए भैया, नहीं तो बहुत लोग कहेंगे कि मास्टर वो क्या पढ़ा होता है ना। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए, है ना। विश्व हिंदी दिवस के रूप में इसको क्या मनाए? हिंदी दिवस के रूप में इसको मनाए, पहली बार मनाया गया था। जिसे हम ये करें 14 सितंबर 1949 को प्रति हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर 1949 को प्रति हिंदी दिवस। लेकिन जब विश्व हिंदी दिवस की बात आ जाए तो प्रथम बार ये मनाया गया था 10 जनवरी 2006 को, विश्व हिंदी दिवस। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस नहीं, विश्व हिंदी दिवस की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो 10 जनवरी 2006 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा यह मनाया गया था, जिनका हाल ही में अब निधन हो गया। ये 2 अक्टूबर की जो जिक्र आ रही है, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं और अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्या? अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ये जो 14 मार्च है, इसको कहिए पाई दिवस या गणित दिवस, गणित दिवस। कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है। देखिए प्रश्न पूछ देगा, पाई दिवस या अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कौन सा है? ये अंतर्राष्ट्रीय, इसको सही कर लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 मार्च को। अर्थात प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 14 सितंबर को
प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसको क्लियर कर लीजिएगा, प्रथम बार हिंदी दिवस यानी कि विश्व हिंदी दिवस, प्रथम बार विश्व, इसको लिख लीजिए विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था और हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा यह मनाया गया था, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये तो करंट है, हाँ है, देखिएगा पेस्ट मत भैया, पेस्ट कहाँ से आ गया, माउस से। 18वां दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति, वो पिछड़ा और शांति लिखा है, एवं सुरक्षा संबंधित दायित्व का उल्लेख किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये दिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर बी दिया है मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी दिया है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रस्तावना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है वो राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भाग कहूंगा मैं भैया, ये भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद का है इसका 36 से 51, इसके बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है ना। ये मौलिक अधिकार की बात आ जाए तो मौलिक अधिकार का है भाग 3, सोचिए भाग 3 है 12 से 35। ये जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका। और कहां से लिया गया है? रूस। देखिए एक दिन, अब तो क्लास चालू होने वाला है पॉलिटी का, तो जिस दिन लेकर आएंगे अब भारतीय मतलब अब संविधान को चालू किया जाएगा, पॉलिटिकल चालू किया जाएगा, अब भारत के संविधान सभा से चालू किया जाएगा, वहां से पढ़ने में मजा आएगा, एकदम कहानी की तरह इसको पढ़ा जाएगा, एकदम रसारस इति करके पढ़ा जाएगा, है ना। तो ये रसदार पढ़ा जाएगा। थोड़ा देख लीजिएगा प्रस्तावना जब दिया है, जो प्रस्तावना, बस प्रस्तावना शब्द है, इस शब्द को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है ना। और जो प्रस्तावना की भाषा है, भाषा ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, कितना अंतर है। जो प्रस्तावना शब्द है वो अमेरिका से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, मौलिक अधिकार भाग 3 में 12 से 35 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में 36 से 51 है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बाबा साहब ने कौन सी उपमा दी है, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न चलते हैं, थोड़ा सा हमारे ये अगला प्रश्न कहाँ गया? अगला प्रश्न तो है नहीं, अगला प्रश्न नहीं है। तो रफ्तार तो वैसे है, रफ्तार में रफ्तार ही हो गया, लेकिन जितने कंटेंट दिए गए हैं सभी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप ही के विवेक बुद्धि बल से ये आगे बढ़ेगा। और जितने आप लोग बढ़िया से बढ़िया कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जैसे आप ही के अनुसार कमेंट बॉक्स में जो डाल देंगे कि नहीं हमको ये चैप्टर पढ़ना है, उसी चैप्टर का क्लास लेकर आ जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।